तो ये जो पीयर ग्रुप है ये कितना मैटर करता है, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग एजुकेशन? क्योंकि आप पहले सेंट जॉन्स में भी पढ़े हैं, तो वो भी, उनका भी एलुमनाई बहुत स्ट्रांग है, फिर आईआईटीएंस का अलग बहुत स्ट्रांग है। तो ये कितना इम्पैक्ट इसने आपकी लाइफ में डाला है, और इन जनरल कितना ये डालता है? देखो, मेरी लाइफ में तो मैं मानूंगा कि ये इट हैज़ शेप्ड हु आई एम। सेंट जॉन्स में भी हमारे जो बैचमेट्स थे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सम ऑफ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स। अब एक सर, एक TVF करके एक ग्रुप है, द वायरल फीवर करके, इट्स अ प्रोडक्शन हाउस, वो भी आईआईटीएंस ने बनाया है, एंड इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ या कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि कुछ कर रहे हैं किसी और लाइन में भी, तो वो कहीं ना कहीं वो आईआईटीएन का पीछे होता है कि या तो चाहे वो टॉप रैंकर्स भी नहीं होंगे बट वो आईआईटीएन निकलते हैं। आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे, लोग ले जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे इफ़ यू, तो जब अर्ली ऑन, मैं तो 2005 में जैम्बुरी, बट अराउंड दैट 2006-07, through my experiences in Jamboree, I used to find that some of our bright students are getting into the topmost universities abroad. एक बच्चे के अगर 93, 94, 95% हैं, वो ब्राइट बच्चा है, तो ही और शी इज़ गेटिंग इनटू अ UC बर्कली, विस्कॉन्सिन मेडिसिन, ये पर यहाँ पे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है। सर नंबर अच्छे होते हैं उनके, बट व्हेन लाइक एज अ CEO, अगर बात करूँ कि अगर हमें हायर करने हो, विल सी के नंबर्स आर वेरी गुड, 80%, 90% तक भी है, बट जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कंपनी को चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही। तो अगर आप एक उसकी क्या स्पेशलाइज्ड डिग्री है उसको भूल जाएं एक मिनट के लिए। अगर आपको फार्मेसी के लोग चाहिए तो फार्मेसी चाहिए, बट मार्केटिंग, सेल्स, एनालिस्ट, जो जनरल जॉब्स हैं जी, उसमें आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं गुड कम्युनिकेशन, आप देख रहे हैं गुड एनालिटिकल एबिलिटी, आप हंगर देख रहे हैं कि ये पर्सन अच्छे मेहनत से काम करेगा कि नहीं, राइट एटीट्यूड जिसको बोल सकते हो। आप देख रहे हैं ये टीम में काम करेगा कि नहीं, टीम वर्क है कि नहीं जी। और इसको अगर मैं ओपन एंडेड प्रॉब्लम देता हूँ तो विल शी और ही बी एबल टू फाइंड द राइट सोल्यूशन, या वो हर 2 मिनट बाद मेरे पास आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको हम कहते हैं। जी जी। डज द पर्सन हैव कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग? Vineet sir, welcome to the Supreet Singh Show. Thank you. How are you doing, sir? Very well, thanks Supreet, thanks for inviting me. No, it's a pleasure, sir, having you here. You've done so much stuff in your life. इतना कुछ आपने किया है अचीव, और पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आप किस जोन में इस समय, क्या मेंटल स्टेट है, और ये जो इस समय धुंध बनी हुई है वो कैसे अफेक्ट कर रही है? Last week I was in Uttarkashi on a trek to the Gangotri जी। and around that region, तो बड़ी वहाँ पे साफ हवा थी तो दिमाग भी थोड़ा साफ हो जाता है। So I like to create. मेरे को जब कुछ नई चीज़ बनती है ना तो उसमें बड़ी खुशी होती है। तो मैंने लाइफ में, भगवान ने मौका दिया तो कई चीज़ें बनाने का मौका मिला। काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं बाय गॉड्स ग्रेस, मेनी थिंग्स आर डूइंग वेल। तो थोड़ा सोच अब ये है कि व्हाट नेक्स्ट। जैसे सर जो इंजीनियर्स होते हैं मैक्सिमम, दे ट्राई टू क्रिएट समथिंग। यू आर एन इंजीनियर एंड दैट टू फ्रॉम IIT दिल्ली, तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट, और जो आज की डेट में भी बहुत लोगों का सपना है। तो ये ज़्यादातर ऐसे क्यों होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो हर एक लाइन में फिट होते हैं और हर एक लाइन में झंडे गाड़ते हैं, और खासकर IITians। सो व्हाट इज़ दैट सीक्रेट विद IITians स्पेशली? Well, I don't know. Thanks. I think you are being very kind. I think it's a very competitive space. जब आप वहाँ जाते हो तो आप अपने स्कूल में you are right at the top or you are amongst the top few. But when you go there, you discover that you are actually, there are so many people who are smarter. आपसे बहुत होशियार लोग हैं. They can crack problems quickly. And IIT का एक उस समय एक अजीब था. People used to talk about everything, philosophy, God, religion, while we were all studying engineering, but all night people used to wake up and talk about so many things. तो mind is always working. And फिर एक IIT subconsciously, because it gives you so much, it creates a desire in you कि आपको कुछ give back करना है.
तो आप देखोगे कि मैंने एक ये देखा कि जो IITians है ना, जनरली वाइल दे आर डूइंग वेल इन देयर ओन लाइव्स, दे ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ऐसा थोड़ा इनहेरेंट एक डिज़ायर रहती है जो IT इनकलकेट करता है, दिस ऑफ नेशन बिल्डिंग, सोसाइटी. ये किस वजह से रहता है, मतलब कि कोई बिकॉज ऑफ द कल्चर विच इज़ गोइंग ऑन सिंस मैनी ईयर्स, और यहाँ कोई प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे कुछ? नहीं, कुछ आई वुड नॉट से दैट देर इज़ एनी इंस्ट्रक्शन given in this direction, but it's the culture of the place. I feel it's the culture of the place that people come from so many states, so many different backgrounds. While you are staying there for 4 years, you don't care लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं. जो हम 45 लोग हॉस्टल में इकट्ठे रह रहे थे, वी डोंट इवन रिमेंबर हु वाज हिंदू, हु वाज मुस्लिम, हु वाज क्रिश्चियन, राइट? आई विल हैव टू यूज रियली रैक माई ब्रेन टू इवन नाउ. So it's a very democratic place. Excellence is the only thing that matters. Very highly secular. Highly secular. People respect excellence. कोई पढ़ाई में अच्छा है तो कोई क्रॉसवर्ड्स में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज टैलेंट्स कम फॉरवर्ड, सो यू स्टार्ट टू सेलिब्रेट excellence and success. So maybe that in some sense pushes you beyond your comfort zone. So, sir, when we talk about peer group, तो how much does it matter कि आपका जो peer होता है, especially जैसे आपने बताया कि IIT में सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो उस लेवल पे कर रहे हैं कि आपको लगता है यार ये तो मैं ही अपने आप को कुछ समझ रहा था, ये तो हर जगह ही फने का लोग हैं. बिल्कुल. तो ये जो पीयर ग्रुप है ये कितना मैटर करता है, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग एजुकेशन? क्योंकि आप पहले सेंट जॉन्स में भी पढ़े हैं, तो वो भी उनका भी एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर IITians का अलग बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये कितना इम्पैक्ट इसने आपकी लाइफ में डाला है और इन जनरल कितना ये डालता है? देखो, मेरी लाइफ में तो मैं मानूंगा कि ये इट हैज़ शेप्ड हु आई एम. सेंट जॉन्स में भी हमारे जो बैचमेट्स थे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सम ऑफ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स, कुछ इंडिया के लीडिंग डॉक्टर्स हैं, लीडिंग बिजनेस पीपल हैं, लॉयर्स. आपको पता है सेंट जॉन्स हैज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री. जी. वहाँ भी एक ऐसा बिलीफ रहता है कि आप कुछ कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ में बेस्ट हो सकते हो. फिर यही मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपकी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन है ना, वो सब्जेक्ट्स में तो है, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, फिज़िक्स पढ़ी, मैथ पढ़ी, बट एजुकेशन का सबसे बड़ा पर्पज़ होना चाहिए टू गिव यू कॉन्फिडेंस. आप में एक आत्मसम्मान आना चाहिए और एक विश्वास आना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. तो जब हम IIT से निकले तो ऐसा विश्वास आता था कि यार अब बिकॉज यू हैव बीन अमंग्स द बेस्ट एंड लॉट ऑफ पीपल वर गुड एट मैनी थिंग्स बट यू वर ऑल्सो गुड एट समथिंग. बहुत लोग, तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक सेल्फ वैलिडेशन भी हो जाती है. सेल्फ वैलिडेशन और ऐसा कॉन्फिडेंस लगता है कि यू कैन टेक ऑन एनीवन, यू कैन डू एनीथिंग इन अ गुड वे, नॉट इन लाइक अ पॉम्पस वे, नॉट इन एन ओवर कॉन्फिडेंट वे, कि आप हर चीज़ में मेहनत करके उसमें सफल हो सकते हो. तो ये पीयर ग्रुप ने ही शेप किया. अगर आप किसी IITian से पूछोगे कि उनको IIT से सबसे ज़्यादा क्या मिला, तो वो आपको क्लास के लेक्चर नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे जो वो पेयर ग्रुप मिला वहाँ पे 4 साल, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल टेक अवे फॉर एनी पर्सन हु स्टडीड दैट. अब एक सर एक TVF करके एक ग्रुप है, द वायरल फीवर करके, इट्स अ प्रोडक्शन हाउस, वो भी IITians ने बनाया है एंड इट इज़ वन ऑफ अ काइंड. तो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ या कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि कुछ कर रहे हैं किसी और लाइन में भी, तो वो कहीं ना कहीं वो IITian का पीछे होता है कि या तो चाहे वो टॉप रैंकर्स भी नहीं होंगे बट वो IITian निकलते हैं. एंड जैसे आपने बताया कि वो एक वैलिडेशन भी होती है, कॉन्फिडेंस भी बनता है, माहौल भी उस हिसाब से रहता है. उसके बाद सर जब आप IIT से बाहर निकले, आपने जॉब नहीं की सो आप सीधा ही एंटरप्रेन्योर बने. तो ये कॉन्फिडेंस कैसे था और ये डायरेक्शन कैसी थी कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? तो IIT में ना एक एसोसिएशन थी कॉल्ड आईसेक. तो मैं AISEC. AIESEC. तो चंडीगढ़ में भी है, हमने चंडीगढ़ चैप्टर भी शुरू किया. आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग दैट चैप्टर. तो आई बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ आईसेक दिल्ली IIT. तो वहाँ वो जो चैप्टर होता है ना, वो थोड़ा एक कंपनी की तरह चलता है. तो यू हैव टू रेज योर ओन मनी, यू हैव टू रिक्रूट पीपल,
and students pretty much run everything, events. So it's a very, I would say it develops you as वो थोड़ा fundamental level पे entrepreneurial experience है and एक leadership experience है more than इट anything. वाज विद इन यू बट वो आईआईटी जाके एक्सप्लोर होगी. तो हो गया, मे बी यू कैन से दैट, राइट. एंड आई क्वाइट एंजॉयड दैट. सो जब मैं आईआईटी से निकला, आई हैड 3 चॉइसेस. एक तो मेरी जॉब लगी हुई थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में उस समय. आई हैड अच्छा, you already had your placement, okay. फ्रॉम एवरीबडी गेट्स अ जॉब. हाँ जी. And I had also written the GMAT exam, and I had an admission from a top US university to do MBA. और तीसरी ये ऑप्शन थी कि मेरे अंदर था कि मैं कुछ अपने आप करूं. तो अगेंस्ट डिज़ायर ऑफ मेनी फैमिली मेम्बर्स आई चोज दिस थर्ड ऑप्शन विच वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट दैट टाइम वॉज वेरी ब्रिक एंड मोटर. अब तो ये आप अपने रूम में लैपटॉप के बैठ के यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर एंड अ सक्सेसफुल वन, राइट. You can sit anywhere in the world and become an entrepreneur and you can really create great products. जी जी. उस समय इट वॉज वेरी ब्रोकन मोटर, फैक्ट्री लगाओ, ये करो वो करो. तो बट आई चोज दैट रूट. सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. मेरे मन में था कि कुछ अपना ही करना है. तो आपने पैकेजिंग कैसे चूज की? तो इट वॉज, आई वॉज नॉट वेडेड. आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर मेनी डिफरेंट areas of business, the idea being what can be financially viable and what can create a good business. तो हमने बहुत लाइन स्टडी की, इंक्लूडिंग दिस मेडिकल नीडल्स जो होती हैं, सिरिंजेस, एंड पैकेजिंग में की. तो देन somehow I zero down on this styrofoam packaging and we started a factory in Ballabgarh. Then we put up another one in Faridabad. Then I put up a plant in Greater Noida. So you had a co-founder as well, or you did it? I had a partner, but he was more a sleeping partner, a little investor. Okay. So, but I was primarily doing all the work. I was 23 at that time, 22, 23. तो उसको हमने काफ़ी स्केल किया. That business we scaled up till 2005. But manufacturing, I believe in India is very tough business. So why is it so? मतलब थोड़ा सा एक basic से. Because you know, it is tough. Firstly, you are dealing with too many variables. You are dealing with, firstly, labor. You are dealing with land acquisition, building factories. You are dealing with getting the right output and right yield in your factories. Then you also have to find a customer. You have to make sure you are compliant on all the laws. Then as you scale up, you probably sometimes need capital, so you have to figure that out. So on all dimensions of business, you have to build competency. And then I also feel ki our laws are very interpretive. In any area, regulations are very interpretive. So, and often you don't have knowledge of the full gamut of the laws. So, there are times when you may make a mistake and then, you know, you discover that you have to be more compliant next time. I ran a subsidiary in Singapore sitting in India, and I can tell you it was far easier to do that because everything is on the internet. Okay. Everything is on the internet, including कि अगर आपकी ये violation है तो इतना फाइन लगेगा. So, but I think that's still a smaller point. The bigger point is that making your business viable, right from land acquisition, building a plant, recruiting people, manufacturing, getting the right output and the right yields, and then finding the right customer, selling it and generating profit. It's a whole life cycle. Manufacturing is the whole life cycle of a business. Whole life cycle of a business, and then you need a lot of working capital, regenerative and capital intensive. So tough game hai. So you know, we were honestly quite successful. But still, we were supplying to large companies like LG, Samsung, Whirlpool, etc. And of course, we had to be on our toes all the time. These companies taught us a lot. 5S, just in time, कैसे अपने plants को better करना है. These companies, they used to take us on tours. So that was also a real education in business for me. But then when I thought in 2003-4, can I do this for the rest of my life? The answer always used to be no. You know, I can't be doing. So we got an opportunity in 2005 to exit. Our raw material suppliers wanted to buy us out, so I thought it's a good opportunity to exit.
तो हमने उसको एज इट इज़ अपने प्लांट्स को बेच दिया फिर उस समय। तो बट जैसे सर आज की डेट में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया, बट एज यू ऑल्सो मैंशनड एंड इन जनरल ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी टफ बिजनेस टू गेट इन, बट मैन्युफैक्चरिंग के बिना, प्रोडक्ट के बिना सेलिंग इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये चैलेंज है। पर आज की डेट में डू यू फाइंड जैसे 2005 में जब आप कर रहे थे और आज 2024 में फ़र्क आया है कुछ, कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ ईजी हुई है देखो या मैंने वही उसके challenges बाद हुई? तो ट्राई नहीं की, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं नहीं बोल सकता, बट मेरे को लगता नहीं बहुत, कुछ एरियाज़ में फ़र्क आया है, बट कुछ एरियाज़ में आई थिंक स्टिल पर अब तो लैंड भी बहुत महंगी हर जगह होगी। it's I think it's, if you ask me my gut reaction, it's become much more difficult for maybe for the larger corporations who are already manufacturing. It's easier, but for a new entrepreneur to get into manufacturing like I did in 92, it's going to be very, I think it's very tough. Sir, any new entrepreneur who wants to start his entrepreneurial journey, his or her, so उनको मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत करनी चाहिए या नहीं? मेरी तो एडवाइस होगी नहीं. If somebody who's starting their journey as an entrepreneur doesn't have too much family backing of business, my father was a civil servant, तो उनको तो मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस करूँगा. अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी है बिजनेस में और यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन बिजनेस, देन मे बी yes. मतलब स्टेप बाय स्टेप नीचे से शुरू करें. Yes. But you know, today you can create really good organizations which are IT driven, service oriented. So one should think carefully अगर manufacturing में जाना है. But yes, the overall environment, government is encouraging make in India. But so hopefully Indian manufacturing, I hope it does grow. As you correctly said, वो चाहिए, बड़ी ज़रूरी है. तो उसके बाद आप आए एजुकेशन में. सर मैं पहले तो जानना चाहूँगा कि वो ये इतना बड़ा स्विच कैसे आया, एंड क्योंकि क्या होता है सर, व्हेन यू आर एन IITian, आपका ऑब्वियसली स्कॉलर तो आप रह चुके हैं, फिर आपने मैन्युफैक्चरिंग की, इतने साल मैन्युफैक्चरिंग की और एक सक्सेसफुल वेंचर को सेल ऑफ किया. योर वाइफ वाज इन एजुकेशन, आपने उसको एड टेक बना दिया या आप एड्यूप्रेन्योर बन गए उसके बाद. तो ये एक स्विच थोड़ा सा जानना, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कई बार इन जनरल लोगों का एक ये होता है कि मैं इस लाइन में हूँ तो इसी लाइन में कुछ करूँगा, वो दूसरी लाइन के बारे में सोचते नहीं, और अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज वो माइंड में बन चुका है मैं तो यही कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता. Right. तो इस पे आपका थोड़ा So सा. this is there was no thought behind it. I will be very candid, Supreet. ऐसा नहीं मैंने कुछ सोचा. तो एक्चुअली हमारी जो मेरी सेल डील हुई मैन्युफैक्चरिंग, वो बड़ी सडन थी. इट जस्ट हैपेंड सडनली. जैसे आपने बताया कि 60 डेज में हो गया सर. हाँ, तो मैं कहीं से वापस आया था छुट्टी से, तो एक मीटिंग हुई और हमारी देन द डील कंक्लूडेड वेरी वेरी क्विकली. मतलब मेरे को सोचने का टाइम भी नहीं मिला, आप मानिए. तो मतलब फ्रॉम अ वेरी वेरी बिजी लाइफ सडनली फिर मैं खाली हो गया. यू नो, एंड मेरी वाइफ इज़ अ वेरी गुड टीचर. तो जब हमारी मैरिज हुई तो शी हैड स्टार्टेड अ कोचिंग कंपनी कॉल्ड जैम्बुरी. तो वो एग्ज़ाम्स पे कोच करती हैं, GMAT, GRE, SAT. उन्होंने खुद लिखे थे एग्ज़ाम्स, फिर नेबरहुड लिटरली इन अ गैराज एंड अपनी डाइनिंग टेबल अपने पेरेंट्स के वहाँ पे शुरू किया था. तो और बाय 2005 Jamboree was already a very good brand. It was started in Delhi, NCR. In Delhi in 93. Okay. So she had been doing this for 12 years by 2005, and we had already 3-4 centers including one in Chandigarh by 2005. 3 सेंटर शायद दिल्ली में थे और एक चंडीगढ़ था. तो ये GMAT, TOEFL, IELTS. और अच्छा ब्रांड था, एंड शी हैड अ बिग नेम. पीपल यूज्ड टू कम टू स्टडी विद हर. So because I had sold my business, I had time, and I had been I had been involved in Jamboree from 2001 to counseling students to go abroad. मैं involved तो था ही कुछ छोटे लेवल पे. तो suddenly I had more time, तो then obviously I got more involved, and then we also gradually scaled up the business. So I do believe we are one of the larger companies providing coaching for these exams in India. We are now in almost 19 cities, in 31 locations. So we also help with admissions. And मेरे को ऐसा लगता है कि और फिर मेरे को ये आपने पूछा एजुकेशन, तो आया तो मैं नॉट बाय डिज़ाइन था, बाय आई थिंक डेस्टिनी. बट वंस आई गॉट इन आई रियली लाइक्ड इट. क्योंकि आप ना एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है
जहाँ आप किसी की एक तो लाइफ में यू मेक अ डिफरेंस टू समबडीज लाइफ. Of course, in the coaching business, people are paying you to make that difference. And then they are also grateful. आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे, लोग ले जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे. यहाँ पे यू नो इफ़ यू, आई स्टिल समटाइम्स आई एम वॉकिंग अराउंड एंड people will just come that I studied at Jamboree, and you know they are grateful. Aaj I was interviewing somebody just before I came here, and that person said my sister studied at Jamboree. So some CEOs I meet, many people I meet now would tell you आपने मेरी you made a difference to my life. So ये तो बड़ी gratifying feeling है. इससे better feeling क्या हो सकती है? But and if that becomes your profession, then you start to like that even more. तो जैसे दिस बिजनेस व्हाट यू टॉकिंग अबाउट वाज डूइंग गुड एंड यू वर, आप ग्रो कर रहे थे और बड़ा हो रहा था डे बाय डे. Yes. फिर ये अशोका यूनिवर्सिटी का थॉट प्रोसेस कैसे आया? तो जब अर्ली ऑन, मैं तो 2005 में जैम्बोरी, बट अराउंड दैट 2006-07, थ्रू माई एक्सपीरियंसेस इन जैम्बोरी, आई यूज टू फाइंड दैट some of our bright students are getting into the topmost universities abroad. एक बच्चे के अगर 93, 94, 95% हैं, वो ब्राइट बच्चा है, तो ही और शी इज़ गेटिंग इनटू अ UC बर्कली, विस्कॉन्सिन मेडिसन, ये पर यहाँ पे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ है 98%, 99%, राइट. तो मेरे को ऐसा लगा कि, और वहाँ पे आपको लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा है, तो ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था. तो समवेयर आई फेल्ट कि एज अ कंट्री वी आर लेटिंग डाउन आवर स्टूडेंट्स. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग सम मोर रिसर्च एंड वर्क, एंड आई रियलाइज दैट वी आर वेफुली शॉर्ट ऑफ हायर एजुकेशन कैपेसिटी इन इंडिया. जितनी हमारे वी आर नाउ द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, एंड मोर इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 18, ये जो एज ग्रुप है उसमें तो हम बहुत ही ज़्यादा हैं. वी आर 200 मिलियन और मोर. तो ये बच्चे अगले 10 साल में कॉलेज जाएंगे, कोई 1 साल में जाएगा, कोई 2 साल में. इतने हमारे अभी इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इज़ 30 मिलियन. 3 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और 20 करोड़ रेडी बैठे हैं पढ़ने के लिए. उनके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ. मतलब जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है या फिर राइट कॉलेज यूनिवर्सिटी? दोनों हैं. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपेसिटी की शॉर्टेज है. ओनली 1 in 4 people in India is still able to go to college. And second problem है कि quality is woefully off. दोनों प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं. आपने IITs के नाम लिए, IIMs लिए, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं. प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है. तभी आप देखते हैं कि वी हैव द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स. IIT JEE 14 लाख बच्चे लिखते हैं, 10,000 बच्चों को रैंक आता है. IIMs tough exam. So because for the size of our country, the capacity is still very very short. सर जैसे बोला जाता है इंडिया में तो खासकर बहुत ज़्यादा कि आप पढ़ लिख के ही कुछ बन सकते हो. तो फॉरेन कंट्रीज़ में ये कल्चर है, बट इस लेवल तक नहीं है कि बहुत लोग वहाँ पे 12th ड्रॉप आउट भी होते हैं कि वो उन्होंने 12th ग्रेड किया और वो छोड़ दिया, बट स्टिल दे आर एबल टू बिकम सक्सेसफुल समवेयर और द अदर, और दे आर एबल टू हैव अ डिसेंट लाइफ. इंडिया में सर 4 साल की डिग्री करने के बाद भी लोग क्लूलेस हैं. तो और डिग्री छोड़िए सर, मास्टर्स करने के बाद भी क्लूलेस हैं. ये किस वजह से है सर? ये क्या एक गैप है एजुकेशन में, या फिर जो हम कर रहे हैं, या पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, या फिर एजुकेशन में प्रॉब्लम है? ये आई वुड से कि एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम है. कि हमारी, जैसे मैंने बोला, हायर एजुकेशन बाय एंड लार्ज वी हैव एक्सेलेंट इंस्टीट्यूशंस, बट वो बहुत कम है. बट बाय एंड लार्ज जो ज़्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक तो लर्निंग आउटकम्स बहुत पुअर हैं. जब बच्चे आप घुसते हो और निकलते हो तो बहुत ऐसा नहीं लगता कॉलेज ने बहुत बड़ा डिफरेंस किया. काफ़ी कॉलेजेस में तो आप सुनते हो कई बार क्लासेस मिस हो रही हैं, बच्चे कैंटीन यारी दोस्ती करके घूम घाम के आ गए और पढ़ाई कम है. उस कॉलेज एजुकेशन के बाद भी आप अनएम्प्लॉयबल हो, जो आपने बात बोली कि उसके बाद भी. ये ऐसा नहीं है हर कॉलेज के साथ है, लेकिन आई वुड से कि द मेजॉरिटी ऑफ आर हायर एड इज़ लाइक दैट, अनफॉर्चुनेटली. सर नंबर अच्छे होते हैं उनके, बट व्हेन लाइक एज अ CEO, अगर बात करूं कि अगर
हमें हायर करने हो, विल सी के नंबर्स आर वेरी गुड, 80% 90% तक भी है, बट जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कंपनी को चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही। तो एंड एक चीज़ आपने मेंशन की थी जब हमने लिबरल आर्ट्स की ऑफ कैमरा बात की थी, कि एक बेसिक नॉलेज इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन अगर कर रहा है, अगर कोई ले रहा है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है वो मैक्सिमम लोग मिस कर रहे हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया, बट अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेशन में मैं आपसे जानना चाहूँ कि ऐसे टॉप 5 रीजंस क्या हैं जिस वजह से डिग्री करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे जॉब्स के लिए। राइट। सो आई थिंक फर्स्टली तो जो फॉर एनी एम्प्लॉयर, आप CEO हैं, आपने बोला आप हायर करते हैं, तो अगर आप एक उसकी क्या स्पेशलाइज डिग्री है उसको भूल जाएं 1 मिनट के लिए। अगर आपको फार्मेसी के लोग चाहिए तो फार्मेसी चाहिए, बट मार्केटिंग, सेल्स, एनालिस्ट, जो जनरल जॉब्स हैं जी, उसमें आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं गुड कम्युनिकेशन, आप देख रहे हैं गुड एनालिटिकल एबिलिटी, आप हंगर देख रहे हैं कि ये पर्सन अच्छे मेहनत से काम करेगा कि नहीं, राइट एटीट्यूड जिसको बोल Yes, सकते हो। yes. आप देख रहे हैं ये टीम में काम करेगा कि नहीं, टीम वर्क है कि नहीं। जी, और इसको अगर मैं ओपन एंडेड प्रॉब्लम देता हूँ तो विल शी और ही बी एबल टू फाइंड द राइट सोल्यूशन, या वो हर 2 मिनट बाद मेरे पास आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको हम कहते हैं। जी, जी, डज द पर्सन हैव कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो ये जो चीज़ें हैं ये पेडागॉजिकली डेवलप होंगी, ये किसी सब्जेक्ट पढ़ने से आपको डेवलप नहीं हो रही हैं। ये आपके कॉलेज सिस्टम में क्या पेडागॉजी है, आपको क्या इंकरेज किया जा रहा है राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में, आपको क्लासरूम में ओपन डिबेट डिस्कशन फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, आपकी असाइनमेंट्स ओपन हैंड। सो ये बड़ा पेडागॉजिकली है। अनफॉर्चुनेटली हमारा हायर एजुकेशन हैज़ कम अ लॉट इनटू दिस, आप लेक्चर सुनो, क्रैम करो, एग्ज़ाम लिख दो और पास हो जाओ। तो उसमें आपने ये जो 5 चीज़ें मैंने बोली हैं ये डेवलप नहीं हो रही हैं। क्योंकि असाइनमेंट्स भी जो बनती हैं सर वो 1-2 लोग आपने बनाते हैं। रट लिया और उसको कर दिया, तो उसमें भी चलो मेहनत आपकी लग रही है, तो यू कैन चेस कि ये पर्सन हार्ड वर्किंग है। पर क्रैमिंग पे ज़्यादा फोकस जाता है कि नंबर लेने हैं। तो ये पेडागॉजिकल तो इंडियन एजुकेशन, हायर एजुकेशन में इज़ अ बिग चैलेंज। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ आर ग्रेजुएट्स, एज यू सेड, यू कांट, दे आर अनएम्प्लॉयबल। अगर उन्होंने कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, पर ये 5 चीज़ें या 6 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अगर उसमें वो अच्छे होंगे तो 80% जॉब्स में वो अच्छा कर जाएंगे। 80% जॉब्स। 80 आपको सिविल इंजीनियर, मैंने कहा अगर स्पेशलाइज आप जॉब छोड़ दो, जी, जी। जहाँ आपकी एजुकेशन की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन द रेस्ट ऑफ द 60-70, आई कांट पुट अ नंबर, बट आई वुड से मे बी 70-80% जॉब्स दे विल डू वेरी वेल। एंड अशोका यूनिवर्सिटी ऐसा क्या डिफरेंट करता है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रही है? एज यू हैड मेंशन के पहले जो 1.5 साल को ऑलमोस्ट रहता है, इट्स क्वाइट अ कॉमन करिकुलम। तो इफ़ यू कैन शेयर अ फ्यू थिंग्स So अबाउट Ashoka, this is not a new model. This model is prevalent in the Western universities quite a bit, especially. तो we followed what we call the liberal arts model. तो जो वर्ड लिबरल है वो लैटिन वर्ड लिबर से आता है. लिबर मीन्स फ्री. एंड सो अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन इज़ एन एजुकेशन फॉर अ फ्री सिटीजन, फॉर अ फ्री पर्सन. तो ये एंशिएंट ग्रीस में 2000 साल पहले फ्री मीन्स इफ़ यू आर नॉट अ स्लेव. तो आप एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको क्या आना चाहिए? तो उस समय वो ग्रीक्स कहते थे अगर आपको पॉलिटिक्स आता है, सोसाइटी के बारे में पता है, आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, आपको कुछ लॉजिक आता है, एस्ट्रोनॉमी आती है, तो आप अच्छे नागरिक हो. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन. एजुकेशन टू बिल्ड अ गुड सिटीजन इज़ वॉट अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन इज़. अब आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो 2024 में. इफ़ आई वर टू आस्क यू अ क्वेश्चन, Supreet, what is a good education for a good citizen today? Of course, they should be able to read well, write well, know about society, Be able to empathetic. discuss, but also be technically Yes. technology savvy, Yes. understand data, understand business, and so liberal arts education is not wedded to a discipline. Liberal arts education is evolving, and so this is what a liberal arts education is. What is the right education for a good citizen today? जैसे आज AI है सर, जैसे Exactly. तो अशोका क्या करता है कि everybody goes through a, whether you major in literature or physics or computer science or history,
बच्चे को शुरू में 4 साल की डिग्री में शुरू में करीबन 1.5 साल तक 9 कोर्सेज ऐसे हैं, वो सब बच्चों को करने हैं. दैट कुड बी अ कोर्स ऑन इंडियन सिविलाइजेशंस, इट कुड बी अ कोर्स ऑन लिटरेचर, इट कुड बी अ कोर्स ऑन इकोनॉमिक थिंकिंग, अ कोर्स इन साइंस, अ कोर्स इन राइटिंग. तो आपने एक बच्चे को सॉलिड ब्रेड्थ दे दी, लिखना, पढ़ना, साइंस की तरह सोचना, थिंकिंग फ्रॉम अ मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव. सो यू हैव गिवन द स्टूडेंट अ ब्रेड्थ, एंड देन द स्टूडेंट डिसाइड्स कि मेरे को अब इकोनॉमिक्स करना है या लिटरेचर करना है या हिस्ट्री करना है, तो बाकी फिर वो 2-2.5 साल में अपने मेजर के अंदर डीप जाता है. सो ब्रेड्थ एंड डेप्थ which makes sure that every person who's graduating from Ashoka will be able to write and read. The heavy emphasis on discussion debate, so they'll be also be able to speak well. They have a sensitivity to Indian culture, Indian civilization. They understand history, right? So they, in some sense, are ready to become a good citizen for the world. And then they, of course, major in there. So they graduate with more self-confidence, good communication ability, good research skills. तो जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई वो पेडागॉजी में इनबिल्ट हैं, जो बच्चे 4 साल में अपने आप उसमें ट्रेन हो जाते हैं. तो जैसे सर 1.5 साल के बाद अगर स्टिल क्लैरिटी नहीं अगर बच्चे को आती, तो उस केस में क्या चीज़ें? तो 2 साल ऐसा नहीं है, 1.5 साल एक हार्ड, मतलब उसको अपनी कॉलेज में 1.5-2-2.5 साल में कभी तो माइंड बनाना पड़ेगा. दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री. बट यू आर राइट, आई फील सम पीपल समटाइम्स स्टार्ट थिंकिंग मैं इकोनॉमिक्स करूँगा, फिर चेंज करते हैं लिटरेचर को, ऐसे भी होता है. सो आर दे अलाउड टू चेंज? दे आर एब्सोल्युटली अलाउड टिल जब आप ग्रेजुएट कर रहे हो. अगर आपने उस डिग्री के सारे कोर्स कर लिए हैं तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो. ओके. जिस दिन आप 4 साल बाद ग्रेजुएट कर रहे हो, अगर इकोनॉमिक्स के 14 कोर्स करने थे, आपने 14 कर लिए हैं, या लिटरेचर में अगर वो आपने कर लिए हैं, तो आप ग्रेजुएट आप यू कैन चेंज इवन इन योर लेट इन योर सेकेंड ईयर. बट इज़ इट पॉसिबल इन टेक्निकल फील्ड सर, जैसे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में? क्योंकि टेक्निकल में टफ है बिकॉज सब्जेक्ट्स बिल्ड ऑन वन अनदर. बट Plaksha, for example, and we'll talk about that. So we do have a common curriculum also, and I'll tell you why we have that. But technical में भी in a different form. इंजीनियरिंग में भी कॉमन है. हमारे IIT जब हम भी पढ़ते थे, first year used to be common. Everybody had to first year was common. Yes. You know that, yes, right? Yes. Now question could be what should we, आज हमें क्या पढ़ाना चाहिए, and उसके बारे में we can talk more. But yes, this model for to be a good citizen, I mean, I think it's a good concept. It's a good way for colleges to think. And the new education policy now in 2020 has brought some of these elements out, multidisciplinary, interdisciplinary. What is it about? This is about this, provide a breadth and depth, 4-year degrees. So the NEP is also now talking about all of these concepts that Ashoka started in 2014. सर एक क्वेश्चन है, मैं प्लक्षा के बारे में बाद में बात करूंगा, पर ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ भी थोड़ा हुआ था कि व्हेन यू क्लियर एन एंट्रेंस और आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, तो आपको पहले चूज़ करना होता है कि आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है. सो बाय डिफ़ॉल्ट रैंक अच्छा था तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कह रहे कि सबसे ऊपर यही है जी, ये ले लो, तो ले ली. फिर आफ्टर 1 year आई रियलाइज कि प्रॉब्ली आई शुड हैव टेकन IT और कंप्यूटर्स, बट देयर वाज नो चॉइस. प्लक्षा में ये स्विच करने का मिलता है ऑप्शन? बिल्कुल मिलता है. यू कैन कम अनडिसाइडेड. वी हैव what is we call the freshmore curriculum. Freshmore because freshman is first year, sophomore is second year. तो हमने 3 सेमेस्टर का freshmore बना रखा है. तो 3 सेमेस्टर के बाद आपको डिसाइड, यू कैन चूज़ योर ब्रांच. वी ऑफर 4 डिसिप्लिन्स, तो आप चारों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो. ओके. तो उस पर भी कुछ मेरिट पे रहता होगा? नथिंग ऑन मेरिट राइट नाउ. अच्छा. आज की इवन टुडे you can, if, and the fact is today half the people are choosing a particular discipline and we are okay with that. Okay, even if everyone wants to do IT? Conceptually yes. Okay. Conceptually yes. तो ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ या इंडिया में ऑन द होल ये कॉन्सेप्ट अभी क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा? क्या वो गैप क्या है कि क्योंकि अल्टीमेटली वही होता है कि इंडस्ट्री को जो चाहिए होता है, एंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स एट द एंड ऑफ द डे दे एंड अप वर्किंग इन IT सेक्टर, चाहे उसने सिविल की हो, चाहे मैकेनिकल हो, कोई भी हो सर,
क्योंकि मेरे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्त हैं या मैकेनिकल के भी हैं, दे वर्किंग इन आईटी, मोस्ट ऑफ देम नीश में जाते हैं, बट दैट परसेंटेज इज़ वेरी 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 लो. तो इस पे भी एक हाँ जी. तो यू आर राइट. उसका देखो, एक तो रीज़न है कि द मैक्सिमम जॉब क्रिएशन हैपेंड इन द आईटी सेक्टर इन इंडिया इन द लास्ट 25 years, राइट? टू द एक्सटेंट दैट आईटी सेक्टर वाज वेफुली शॉर्ट ऑफ पीपल. इन्फोसिस, विप्रो वगैरह जब ये रिक्रूट करते थे तो इनको फिर सिविल इंजीनियर को भी कोडिंग सिखाते थे और उनको भी आईटी बनाया. तो एक तो ये रीज़न है कि आईटी हैज़ बीन अ बिग एम्प्लॉयर इन द लास्ट 25 years. सेकेंड, एक चैलेंज और भी है कि जो बाकी डिसिप्लिन्स हैं उन्होंने भी अपने आप को री इन्वेंट नहीं किया. आप चलिए 2095-2000 की बात छोड़ दीजिए, तब एक कंप्यूटर साइंस एक डिसिप्लिन था जो इमर्ज हो रहा था. बट टुडे कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट अ वर्टिकल, इट्स अ हॉरिजॉन्टल. यस. आप फॉरगेट बीइंग एन इंजीनियर, आप किसी भी डिसिप्लिन में हैं, आप एक अच्छे मैथमेटिशियन ही हैं या आप अच्छे एक ह्यूमैनिटीज़ का कुछ कर, इफ़ यू आर प्रोफिशेंट इन टेक्नोलॉजी योर करियर विल गो अप. एक कंप्यूटर साइंस तो एक हॉरिजॉन्टल बन गया है. तो which is the model we are following at Plaksha. So computer science needs to get integrated into every discipline, and some of these other disciplines, mechanical, civil, etc., they have to be rethought and reimagined. तो उनकी अगर अच्छी वर्जन्स आएंगी तो आई थिंक दोज पीपल विल बिकम मच मोर एम्प्लॉयबल. And of course, computer science, artificial intelligence going forward will continue to drive demand because that's where the most jobs are. ये कैसे चेंज हो सकता है सर पूरी एजुकेशन में? जो आपने बताया कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है उसमें जैसे अशोका यूनिवर्सिटी के मॉडल की तरह ही काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो बट ऑन द होल इट्स एन ऑप्शनल चेंज, इट्स नॉट अ कंपल्सिव चेंज. Sure. तो ये कैसे हो सकता है सर? ये चेंज कैसे आ सकता है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री को अभी भी दिक्कत है. इंडस्ट्री कहता है हमारे पास तो जॉब्स हैं बट हमारे पास टैलेंट नहीं है, एंड जो जॉब चाह रहा है उसको लगता है जॉब नहीं मिल रही. तो ये एक टसल चल रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई हैव एन ओपनिंग ऑफ 10 people इन सेल्स राइट नाउ, तो आई एम नॉट एबल टू गेट दोज 10 people. वो एक एक करके मिलते हैं, वो भी हिट एंड ट्रायल पे चलता है. वो एक्यूरेसी टच हो ही नहीं पाती. वो क्या रीज़न है? सो सुप्रीत, इट्स अ टफ प्रॉब्लम. फर्स्टली सोल्यूशन इसका ईजी नहीं है, बट मुझे लगता है हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को अपने करिकुलम, पेडागॉजी, टीचिंग, इस सबको मैसिव इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट? दिस इज़ अ प्रॉब्लम नॉट ओनली जस्ट इन पब्लिक हायर इंस्टीट्यूशंस, इवन इन प्राइवेट. सो all of these colleges and all will have to improve. They will have to focus on pedagogy. अपनी pedagogy को more communication, developing the skills I spoke of, उसके ऊपर focus करो. Curriculum में revision करो. Get better faculty. Faculty is a big challenge in India, just getting the right teachers. एक अच्छा टीचर एक बहुत एवरेज कोर्स को भी बहुत अच्छा बना देता है, और एक नॉट सो गुड टीचर प्रॉब्ली एक अच्छे कोर्स को भी शायद ठीक से नहीं डिलीवर कर पाते. तो like many things in our country, this is a big challenge. And since you started by asking, that's why I got attracted to this challenge. I felt it's a big problem. तो हमारा तरीका ये था कि शायद हम इस पूरी प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट कैन वी क्रिएट एग्जाम्पलर्स. Ashoka started liberal arts and was highly successful. You see many universities in India now starting liberal arts, right? There are 2 which are on a liberal arts model. And many other universities started schools of liberal arts or liberal arts. So that was one. And then the Ashoka model of institution building, which was many people coming together, this collective philanthropy, कि ये यूनिवर्सिटी एक इंसान या एक फैमिली को बिलोंग नहीं करती है, ये एक सोसाइटी, एक समाज को बिलोंग करती है. इसमें बहुत सारे डोनर्स हैं. ये मॉडल भी अशोका लेके आया, जिसके लिए ऊपर अब प्लक्षा भी इसी मॉडल पे बना. सो वी फेल्ट कि अगर हम एक एग्जाम्पलार क्रिएट करें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, एक एग्जाम्पलार इन लिबरल आर्ट्स, एक एग्जाम्पलार इन रीइमेजिनिंग इंजीनियरिंग विच इज़ प्लक्षा, तो शायद ये इसके इन्फ्लुएंस से कंट्री में चेंज आएगा. तो वी कैन ओनली डू आवर ओन बिट टूवर्ड्स अ कॉज. दीज प्रॉब्लम्स, एज यू सेड, आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. आई होप universities, colleges can reimagine their curriculum, can focus on some of the things that we are talking of. Then perhaps at a systemic level one can see some change.
सर जो पर्सनली मुझे महसूस होता है कि एक पेरेंटिंग, दूसरी एजुकेशन, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग में एक वो बेसिक्स डेवलप होते हैं, बिकॉज दैट्स द फाउंडेशन. बट उसके बाद अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी ना मिली, तो वो भी वेस्ट होगा. या पेरेंटिंग अगर ठीक नहीं भी हुई, एजुकेशन अच्छी मिल गई, तो स्टिल एक इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. वेयर एज what I find in a lot of people, the people who are able to get through bigger colleges, वो कहीं ना कहीं दे आर फाइन, मतलब वो उनका वो निकल जाता है, बट दैट नंबर इज़ वेरी स्मॉल. बाकी लोग कहीं ना कहीं आई फाइंड दे आर स्ट्रगलिंग मेंटली एज वेल. यू हैव बीन अ स्कॉलर थ्रू आउट, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई, वो डिप आ जाता है. अच्छा कॉलेज इन अ वे कि रैंकिंग के वाइज, या हम कहते हैं नंबर्स के हिसाब से. और कॉलेज में भी पीपल गेट लॉस्ट. इवन गुड टैलेंट जो थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं, वो कहीं भीड़ में गुम हो जाते हैं. तो अभी जैसे आपने अभी बताया कि अशोका यूनिवर्सिटी एंड नाउ प्लक्षा इज डूइंग सिमिलर थिंग्स, बट इंडिया का जो टैलेंट है, जो जैसे बताया यूथ बहुत बड़ा है, वो कई इस चक्कर में लूज नहीं हो रहा. हम कहते हैं कि हम यंगेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, बट एट द सेम टाइम वी आर लूजिंग द शीन ऑफ द टैलेंट. नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट सुप्रीत. ये मेरे को तो लगता है कंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है. जो हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, अगर उस यंग पॉपुलेशन को ठीक से ट्रेन और एजुकेट नहीं करेंगे तो वो कल को एक लाइबिलिटी भी बन सकती है. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, मेकिंग गुड करियर्स, दे आर डूइंग फाइन. एक मेरे को सिल्वर लाइनिंग दिखती है कि आई फील बहुत अच्छे बच्चे, शायद उनका एक दिन अच्छा नहीं गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो शायद बहुत टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाए, एंड दे एंडेड अप इन अ टायर 2 और अ मीडियोकर कॉलेज. बट इफ़ दे डिड वेरी वेल इन दैट कॉलेज, मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि एक मिनट के लिए आपका एक बारी किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया तो एक बारी के लिए ज़्यादा वरी मत करें कि आप कहाँ जा रहे हो. अब तो वो हो गया, जब तक एंट्रेंस था तब तक तो आप वरी करो. उसके बाद यू शुड वर्क हार्ड ऑन डूइंग वेल इन विच एवर कॉलेज यू आर. और एक ये मेरी एक्सपीरियंस बाहर बच्चों को भेजने में भी रहा. हमने आईवी लीग, हार्वर्ड, येल, एमआईटी, स्टैनफोर्ड में बहुत बच्चे भेजे. हमने टायर 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत बच्चे भेजे अमेरिका में. जनरल परसेंटेज वाइज, येस, somebody who went to a top Ivy League will do well. But I equally found that people who were going to tier 2, some of them have done exceptionally well because they had the hunger, they had the right attitude, they did well in their universities. तो अच्छी कंपनी जरूरी नहीं है टॉप कॉलेज में जा रही हैं. अच्छी कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू सम अदर कॉलेजेस वेयर देर इज ग्रेट टैलेंट. एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है. एटीट्यूड, इनफैक्ट academia is now saying, there's a saying which I'll say, attitude will define your altitude in life. यस. क्योंकि जैसे आपने बताया कि अगर आपका चॉइस नहीं हुआ और नहीं हो पाया, तो यहाँ तो होता है कि आप हार जाओ और डिजेक्ट हो जाओ, और एल्स यू नो आप उसी में पॉजिटिविटी ढूंढ के अपने अलग नीश बनाए. तो विच आई हैव ऑल्सो सीन विद अ लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ एज वेल. एंड यस, यूर राइट कि उसमें अगर चॉइस नहीं है तो आप अपना नया रास्ता खुद बना लो फिर. In fact, research is now showing that grit and perseverance are the two biggest determinants for success. ग्रिट एंड परसिवरेंस. Perseverance. सर आप जी मैट, सैट, SAT का जो एग्ज़ाम होता है, प्लस आईलेट्स, टोफिल. आईलेट्स का तो आपको पता पंजाब में कितना क्रेज़ है, और इस बेल्ट में कितना क्रेज़ है, और टफ भी है, क्योंकि आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे गिविंग आईएलटीएस एग्ज़ाम फॉर लाइक 5 times, और वो टू गेट इवन 6.5 और 7 बैंड्स. ये जो एक ट्रेंड है बहुत देर से है कि इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करें, किस हद तक सही है, और अगर ये सही है तो क्यों है, अगर सही नहीं तो वो भी क्यों है. तो देखो, अगर आप बच्चे के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, हाँ जी. तो ये ट्रेंड काफ़ी हद तक सही है. फर्स्ट, द जनरल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड द बिग 4 आर US, कनाडा, UK एंड ऑस्ट्रेलिया. बच्चे हर कंट्री में जा रहे हैं, बट ज़्यादा बच्चे इन 4 में जाते हैं. The general quality, I won't talk about specific institutions, but at a general level, the quality of education is much better.
the employment opportunities in the past in any of these countries have been much better. The quality of life is much better. So for a large number of Indians, that education and job and life holds a much better promise for your career than being here. So that is the attraction. That is, what motivates people to apply. That motivates parents to shell out large sums of money to send their children abroad. कि उनको लगता है वहाँ जाके एक हमारे बच्चों की लाइफ ज़िंदगी बेटर. आपने इससे पहले ही मेरे को क्वेश्चन पूछा, हमारे कॉलेजेस से निकल के बाद भी काफ़ी हद तक बच्चे लॉस्ट हैं, राइट? सो दैट डायरेक्शन आई हैव नोटिस्ड सो मेनी स्टूडेंट्स गेट व्हेन दे गो. ऑफ कोर्स a small fraction is still going abroad compared to the students we have. तो ये एक प्रॉमिस रहा है. तो बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो आप, तो ये काफ़ी ठीक है. इंडिया एज अ कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखो तो ऑब्वियसली वी आर लूजिंग सम ऑफ आवर बेस्ट टैलेंट. इट्स अ बिग ड्रेन ऑन आवर फॉरेन करेंसी. तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो इट्स नॉट दैट गुड, बट फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव I think it is an attractive option. Now it's changing, but education abroad is also changing dramatically. Last 7-8 years में काफ़ी change आया है, especially after COVID now. World over, अभी जो countries हैं वो with this whole immigration debate, अब countries सोच रही हैं हम इतने बच्चों को बुलाएं, कम बुलाएं. Especially जो higher education भी दो तरीके का है. एक है people are going to the top universities and getting the best education. दूसरा was at a skilling level. People are going for vocational courses. My own view is that vocational part may get hit. Okay. Because countries on skilling, they want those jobs to go there to go to their own citizens. So that part, I don't know how the future will play out, but since you asked me a question, I feel वहाँ पे हो सकता है कुछ visas में और capacity में tightening हो. But for students going for higher education abroad to the best universities, that world will always remain open. That's a very democratic world. और वो universities उनको कुछ credit देना पड़ेगा कि they attract the best students from all over the world. Students going for such courses abroad may get impacted for the reason that उन countries में अब push है कि ये वाली jobs अब हमारे लोगों के पास जाएं, बाहर से लोग आके. बट जो बच्चे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं वहाँ तो अभी भी इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड विल अट्रैक्ट यू. वो स्कॉलरशिप्स तक देते हैं पूरे बच्चों को. तो ऐसा बच्चा क्यों ना सोचे जाने की कई बारी, राइट? व्हेन देयर इज स्टिल अ गैप बिटवीन हायर एजुकेशन कैपेसिटी एंड व्हाट द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर. आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जब वहाँ से एडमिशन दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो दिस इज़ अ फ्री वर्ल्ड एंड स्टूडेंट्स विल गेट अट्रैक्टेड एंड स्टूडेंट्स विल गो. सो किन्हें जाना चाहिए बाहर पढ़ने के लिए, कौन लोग जाएं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं थोड़ा भेड़ चाल भी है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं बन रहा चलो निकलें बाहर. तो एक एस्केप रूट भी बन गया है. तो हु शुड एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरिट पे कहीं भी जाओ यू आर सक्सेसफुल. तो स्टिल आई वांट, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस लाइन सिंस लॉन्ग. मुझे लगता है कि देखो, फर्स्टली फ्रॉम अ मेरिट परस्पेक्टिव ऐसा नहीं है कि ब्राइटेस्ट को ही जाना चाहिए, मीडियोकर बच्चे भी जा सकते हैं. और मैंने बहुत मीडियोकर बच्चे देखे हैं जो बाहर गए और उनके बड़े अच्छे करियर रहे. बट आप इस एटीट्यूड से ना जाएं कि वो एक इजी रूट है. आपको वहाँ जाके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आपको 3-4 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी, वो सिस्टम आपसे मेहनत कराता है. इफ़ यू आर गोइंग दैट इट्स एन ईजी ऑप्शन, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ जॉय राइड. यू हैव टू गो विद दिस एटीट्यूड कि मेरे को वहाँ जाके बहुत मेहनत करनी है और अपने आप को इस्टेब्लिश करना है. इफ़ यू आर गोइंग विद दैट हंगर and that attitude, then you can be. And the last thing, you have to be very careful which university you are going to. You have to choose your university carefully. वहाँ पे जो इंडियन लोग गए हैं उनसे बात करें, वहाँ पे बच्चों को कैसी एजुकेशन मिली, वहाँ रहने का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे पढ़ने के बाद बच्चों को कैसी जॉब्स मिली. जो वेबसाइट्स पे डेटा होता है, दैट इज़ डेटा फॉर ऑल स्टूडेंट्स. आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 70% अमेरिकन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 30% इंटरनेशनल, द पब्लिश डेटा इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स. बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कैसा करियर्स बन रहे हैं या क्या उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, दैट इज़ नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर.
किसी यूनिवर्सिटी वेबसाइट में अलग से नहीं आएगा कि इंडियंस ने ये किया. That information you can only get from students who have already gone there in the past. जब बच्चे मेरे से पूछते हैं, of course we have knowledge because we've been doing this for 30 years, हमें पता है किस यूनिवर्सिटी से क्या रहता है. बट अगर आपको नहीं भी पता तो आप आज लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, you can connect with students in that university. Sir, And you should speak to them and find out and make an informed choice. एजुकेशन अब्रॉड में विच इज द बेस्ट कंट्री, किस कंट्री? Oh, without a doubt, it's the US. ओके. US is the mecca for higher education. और आप आज किसी भी कोई भी टॉप वर्ल्ड रैंकिंग देखें, QS रैंकिंग देख लीजिए, टाइम्स हायर एजुकेशन देख लीजिए, आप टॉप 100 देखिए, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, उसमें 50 आर US, राइट. एंड द वेदर इट्स रिसर्च, वेदर इट्स इनोवेशन, वेदर इट्स एजुकेशन, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ आर लीडिंग बाय अ माइल. और आप देखिए जो US में जितना इनोवेशन हो रहा है टुडे, द टॉप IT का एप्पल, गूगल, ऑल ऑफ दीज कंपनीज गॉट क्रिएटेड इन द लास्ट 20-25 ईयर्स. ये कोई कंपनीज 50 साल 100 साल नहीं है, ये 20 साल में क्रिएट हुई हैं. जी. और इसमें ये इनोवेशन और एकेडमिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इंडियंस का भी काफ़ी आता है. इंडियंस का भी बहुत रहा है. सो US continues to lead higher education. Some of our best students and best talent is going to the US. जैसे इंडिया इज़ लूजिंग ऑन दैट कि जब हमारा टैलेंट यहाँ से जाता है, तो क्या लगता है सर कितने साल और लग जाएंगे कि जब तक ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इफ़ नॉट बेटर, ये यूएस के सिस्टम या बाहर के जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एट पार आ जाएगा? That, Supreet, is still far away. I think the kind of universities US has created on scale, ऐसा नहीं है एक है, दो है, तीन है, मतलब 300-400 हैं ऐसी वहाँ. Every state that you go to has some amazing institutions which are, you know, some are good in some fields, some are good in, so just tremendous. It's difficult for me to say. I don't see that happening in the next 20 years, that I can say. Very difficult to predict, but we are still far away. Having said that, there are many institutions in India which are very good and which are delivering an education which is at par with the best in the world, but they are very few compared to our population and size. Those institutions are still very, very few. एंड इंडिया में सर, बारिंग असाइड IITs एंड IIMs, अगर आपको लगता है कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं वो डूइंग गुड वर्क और आज की डेट में भी यार वो एट पार हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के, वो कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं, कुछ नाम आप अपने एक्सपीरियंस से अगर कुछ शेयर कर सकें? नहीं, आपका क्वेश्चन अच्छा था कि देखिए, एक तो IITs IIMs तो हैं, पब्लिक हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो कुछ अगर आप देखें FMS भी हैं, कुछ NITs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, अभी भी दे आर वेरी हाईली रिप्यूटेड एंड दे कंटिन्यू टू डू एक्सट्रीमली वेल. जादवपुर यूनिवर्सिटी पर से has been a great teaching institution, but I will say with a very heavy heart that most of our public universities are declining. They are seeing a slow and steady decline. रीज़न क्या है सर इसमें? Reason is, I think, governance. Reason is politicization, funding. Government funding is increasingly becoming less and less. So all of that. So sadly, some of our best institutions even today are public universities and public institutions. But as a general, if you leave out the IITs, IIMs, maybe some more universities, there is a general decline in public higher ed. On the other hand, you see a steady rise of private universities, right? I mean, BITS Pilani has been there forever and they've done an amazing job. You know, it's a great institution. But even if I see in the last 10 years, you see so many, Ashoka Plaksha, of course, I am also associated with both. But, you know, Shiv Nadar University, OP Jindal University, Kriya, Azim Premji, many of the Mahindra E-Call in Hyderabad, many of these institutions got created in the last 12, 13, 14 years. And I think some of them over time, they are still new and they are still, but I find that there is a steady, all of these institutions are ascending. They are on a gradual upward trajectory.
And is it because most of the founders are successful entrepreneurs or edupreneurs in this, तो ये भी एक वजह रहती है क्योंकि ऑलरेडी वो एक जर्नी से निकल चुके हैं, पता है कि गैप क्या है, उस गैप को पूरा करना है. तो ये ज़्यादा लोग एजुकेशन को पैशन को लेके आते हैं या फिर क्या होता है ये? नहीं, पैशन है. आई थिंक मेन इशू इज गवर्नेंस. ओके. आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में योर एबिलिटी टू मेक चेंजेस, your ability to recruit the right people, your ability to reward and punish is higher. You know, some of the best academics in India I have met in public institutions. हमारे अभी भी जो बेस्ट academics हैं वो ज़्यादा public institutions में ही हैं, right? And some of them are outstanding leaders. But because of the government, the way the government works and, you know, the systems are, their ability to make a change is very difficult. वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते क्योंकि सिस्टम्स ऐसे हैं. तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर, एज यू नो, कैन मूव विद एजिलिटी. यू कैन डिसीजन मेकिंग इज मच क्विकर. तो ये रीज़न रहा है. ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है. सम ऑफ द बेस्ट पीपल आर देयर, दे नो व्हाट हैज़ टू बी डन. बट आई थिंक द होल गवर्नमेंट machinery and the way these institutions are set up makes it very difficult. You know, their pay scales are defined, they can recruit in a certain way. Now, you know, also whom you recruit, how you recruit is all defined. So these are all sort of barriers. It has to be freed up. The higher education has to be freed up to really be able to excel. I'll give you a example. Singapore, by the way, Singapore की में ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है, दो ही हैं, Nanyang और NTU and National University of Singapore. Till 2004-5, Singapore universities were as controlled as Indian, and they were nowhere in the world ranking. Today, I think NTU is 11, NUS is 12 in the world. 18 साल में they have shot through the world rankings because they were totally decontrolled. They were given a free hand, and Singapore, of course, being a rich country, could also fund them well. तो इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है सर जो टॉप 100 में है ग्लोबल में? कौन सी? आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है. I am not sure whether it's made there, but it's a great institution. It's only a research institution. IIT Bombay, IIT Madras, Delhi, some of these are top end. Some of the universities, public ones, figure in research rankings. I don't know whether they figure in the top 100. Top 200 may, I'm told there are only 2-3. So, but that's largely because Indian universities still on the research dimension are not doing that well. On teaching we are doing quite well, but research में we still have a long way to go. And world rankings में research is a important weightage. Research का अच्छा weightage है. जैसे हमने ऑफ कैमरा बात की थी सर कि R&D बहुत कम होती है इंडिया में, अगर हो भी रही है तो कमर्शियल नहीं होती, बाहर नहीं आ पाती. Correct. तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट. तो ऑन दैट नोट सर, प्लक्षा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो व्हाट वाज योर विजन व्हेन यू हैड स्टार्टेड दिस एंड व्हाट इज योर विजन फॉर फ्यूचर with Plaksha University? So we, as you know, I graduated from IIT. So many of my friends. So IITs, of course, are a force to reckon with. They're the best institutions. But we felt that a lot needs to change with engineering education. Some of our experiences were like yours. जब आप हायर कर रहे हो तो आप क्या मांग रहे हो और बच्चों को क्या एजुकेशन मिल रही है. तो हमको लगा कि एक engineering में let's bring in some new thought. तो Plaksha was set up with this vision that let us reimagine engineering education. उसके क्या एग्जाम्पल हैं? एक एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर साइंस आज एक वर्टिकल नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल बन चुका है. हर बच्चे को कंप्यूटर साइंस पढ़नी है. You take mechanical engineering as a discipline. There is no machine today which is purely mechanical. An elevator is half a computer, half a machine. A car is electronics, it's machine, and there's a fair bit of computer science that goes into making it. If you take a electric vehicle, it doesn't even have an engine, right? Yes. So engineering, which is an applied science, is really the application of science to solve problems around you. आपकी problems change होती जा रही हैं, तो these disciplines have to reinvent. मतलब इसमें एक ये सब्जेक्ट्स भी इवॉल्व होने इम्पोर्टेंट है. Exactly. जो आज से 30 साल पहले पढ़ा रहे थे वो आज पढ़ाने की जरूरत नहीं. खासकर इंजीनियरिंग में, क्योंकि वो अप्लाइड है.
Pure discipline, physics is not going to change, right? There may be new discoveries. But जो applied disciplines हैं, applied disciplines have to keep pace with time, and engineering is an applied discipline. तो आप जब शुरू में लोगों को ब्रिजेस चाहिए थे तो सिविल बनी, मशीन्स चाहिए थी, मैकेनिकल बनी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आई विद द होल सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन, फिर कंप्यूटर साइंस आई 70s 80s के बाद, 90s और 2000 में बहुत पॉपुलर हुई. आज तो कंप्यूटर साइंस इज एवरीबडी नीड्स इट. इट्स यू कांट प्रोग्रेस इन एनी डिसिप्लिन. फॉरगेट इंजीनियरिंग बट जनरली इन लाइफ. वो तो बेसिक एक बेस बन चुका है. इट्स बिकम लाइक लैंग्वेज. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कई चीज़ों में अच्छा कर जाओगे. ऐसी अगर आपकी कोडिंग और कंप्यूटर साइंस बेटर है तो डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग नीडेड टू बी री इन्वेंटेड. तो हमने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये नहीं बनाए. हमने एक डिसिप्लिन है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स, राइट. वी हैव अ डिसिप्लिन कॉल्ड computer science and artificial intelligence because CS is also evolving. We have a discipline in biosystems engineering. Biology में बहुत advances हुए हैं with the decoding of the human genome. आगे भी बहुत research और आगे नए ventures bio related आएंगे. As you know, काफ़ी food अब biosynthesized है. A lot of the clothes we wear are biosynthesized. So a lot of innovation is going to come in biology, right? So biosystems engineering is crafted with that thought in mind. And then we have a degree in data science, economics and business. Today, data is playing a crucial role in business and economics. And जब हम इंडस्ट्री से जाके बात कर रहे हैं मेजर्स की, they are lapping it up, they like it. Today you can't hire somebody in economics and business who's not good with data. Yes. Right? तो ये इस विजन से क्राफ्टेड है कि वी विल री इमेजिन इंजीनियरिंग एजुकेशन. तो यहाँ पे भी हमारा 3 सेमेस्टर्स का करिकुलम कॉमन है. बट ये इसमें एवरीबडी लर्न्स इज द कोर करिकुलम हैज़ कंप्यूटिंग, इट्स हैवी ऑन मैथ, इट्स हैवी ऑन प्रैक्टिकल. एक हमें और चैलेंज लगता था इंडियन इंजीनियरिंग एजुकेशन में कि आपको थ्योरी बहुत पढ़ाते हैं क्लास में, बट आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देते. लर्निंग बाय डूइंग जो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट. इंजीनियरिंग अगेन यू हैव टू मेक थिंग्स, यू हैव टू डू थिंग्स. So the curriculum is very, very experiential. It's very project based. So instead of 2 semesters, you give 3 semesters of a common curriculum. And then again, students have a choice. Out of the 4 disciplines we offer, students उसमें से एक choose कर सकते हैं. और तो ये एक एजुकेशन की विजन है. इसकी रिसर्च विजन है कि प्लक्षा also wants to work on what we call grand challenges, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वैसे, whether in climate, whether in water. पंजाब का वाटर टेबल as you know is going, we have a center for water security, we have a center for climate change, cyber security. So जो वर्ल्ड की प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं उन पे रिसर्च और उन पे काम होना चाहिए. तो इसको देखते हुए भी प्लक्षा में ये रिसर्च सेंटर सेटअप हुए हैं इन थीम्स पे. तो अभी सर कौन सी ऐसी सबसे टॉप प्रॉब्लम्स लगती हैं आपको इंडिया की जो इनफैक्ट प्लक्षा भी कभी ना कभी सॉल्व कर सके? देखिए मैं आई डोंट नो वेदर इंडिया हैज़ प्रॉब्लम्स एट स्केल. जैसे अभी इस समय एनवायरनमेंट पोल्यूशन राइट नाउ इज़ अ बिग प्रॉब्लम. एज यू कैन सी इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी यूनिक हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स मैसिव स्केल पे हैं. पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम. आई थिंक वाटर सिक्योरिटी इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज इशू फॉर इंडिया. हमारे पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हम लोगों को आज से 10-20 साल बाद मिल भी पाएगा कि नहीं, इज़ अ बिग क्वेश्चन, राइट. वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हाउ डू वी इम्प्रूव आउटपुट, हाउ डू वी इम्प्रूव यील्ड्स, फूड सिक्योरिटी, आर वी गोइंग टू बी सस्टेनेबल एंड विल हैव सफिशिएंट फूड टू फीड आवर पीपल. सो इंडिया है. साइबर में हमारी बहुत प्रॉब्लम. साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम. You know, I don't know if you remember, but couple of years ago we had this massive grid failure where power went off in lot of cities in India, yes. right? So the power transmission is under increased cyber threat. So cyber से related बहुत challenges हैं. So India is really a laboratory for large problems, and you know, I feel our academic institutions should work on trying to solve some of these, or at least advance and try to find creative solutions. And I think that brings out a lot of opportunity for everyone as well. Exactly. In fact, when young students ask me, I also tell them the biggest opportunity is going to be if you are able to solve big problems. Very rightly said, sir. And जैसे इस podcast की theme Inspire Me है, so we want your Inspire Me mantra for everyone who wants to start
और आर इनटू एजुकेशन बिजनेस या एड्यूप्रेन्योर बनना चाहते हैं या एड्यू टेक में कुछ करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन में इन जनरल अगर कोई नई बिजनेस नहीं भी करना चाहता तो एजुकेशन में एक अच्छा करियर कैसे बना सकता है? देखिए एजुकेशन में, क्योंकि आजकल बहुत एडटेक के भी वेंचर्स लास्ट 5 साल में आए हैं, तो एजुकेशन को आप बड़े अपनी शिद्दत से कीजिए, आप बड़े आप इससे कीजिए कि जो सामने वाला बच्चा है वो आपका या तो सन है, डॉटर है, भाई है, बहन है, जैसे आप उसको पढ़ाएंगे वैसे आप उसको पढ़ाइए। आपको और कुछ नहीं करना, बाकी वो बिज़नेस अपने आप बन जाएगा आपका, लेकिन आप अपना पूरा 100% दीजिए स्टूडेंट को। अभी मैं बहुत सारे एडटेक वेंचर्स देखता हूँ, दे आर वेरी फोकस ऑन वैल्यूएशन, कितने कस्टमर एक्वायर हो गए, अब वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, आई एम श्योर सम ऑफ देम आर टीचिंग वेल। तो focus has moved away from education to valuation, right? And maybe that's what modern entrepreneurship is, but I feel that's not how you create value in an education enterprise. आप अपना काम अच्छे से कीजिए तो वो वेंचर अपने आप बन जाएगा। मेरा तो ये भी मानना है कि कोई बिज़नेस बड़ा बनता है वो या छोटा बनता है, उसमें आपकी किस्मत भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो अच्छा वेंचर तो बनाएंगे ना, चाहे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, वो शायद डेस्टिनी में लिखा है। एक्शन पे ध्यान देगा ज़्यादा। एक्शन, अपना काम, मतलब डू क्रिएट अ वेरी गुड सस्टेनेबल वेंचर एंड रियली मेक अ डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग अक्रॉस। जब वो बैठा है तो आप इसी तरह उसको गाइड कीजिए कि अपने बच्चे को कर रहे हो तो आप गलत जा ही नहीं सकते। तब आप उसको डांट भी दोगे तो आप ऐसे ही डांट रहे हो कि उसके भले के लिए डांट रहे हो। यू टीच देम लाइक यू आर टीचिंग योर ब्रदर और सिस्टर। उनको ऐसी जगह भेजो जो उनके लिए बेस्ट है। कई बार बच्चे को नहीं पता है पर उसको आप समझाओ, कन्विंस करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे प्ले होनी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन वेंचर अच्छा बनना ही बनना है, देयर इज़ नो डाउट। सर एक ही मेरा पर्सनल सवाल है ये जाते जाते, क्योंकि इंस्पायर मी में नॉर्मली हम क्लोज करते हैं शो को, बट बायजूस क्यों फेल हुआ? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो ये मेरा पर्सनल सवाल है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत बड़ा हो रहा था, सारे एक्वायरिंग वगैरह भी चल रहा है, तो एक तो इवैल्यूएशन की गेम है, तो आपका क्या एनालिसिस है उस पर? देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने भी दूर से देखा है। आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व। आई नो दे क्रिएटेड सम ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड उनके जो टीचिंग प्रोडक्ट्स और वीडियोस बहुत कमाल के थे। तो मैं दूर से कमेंट कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो भी जो मैं जैसे डिस्क्राइब कर रहा था कुछ हद पहले तक, शायद वैल्यूएशन गेम में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और उसकी वजह से जो रियल मिशन है शायद वो थोड़ा पीछे रह गया, ऐसा मुझे दूर से देखने में लगता है। तो हम जो एजुकेशन इंडस्ट्री शुड बी मोर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, द राइट एजुकेशन एंड इन द राइट वे। इन द राइट वे, यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट एजुकेशन इन द राइट वे एंड देन यू नो सक्सेस विल फॉलो। एंड बड़ा छोटा होना तो वैसे ही आपके हाथ में नहीं लिखा। सही तो बात है, परमात्मा के हाथ में लिखा। आपके हाथ में कम से कम ये है कि आप अच्छी चीज़ तो बना लो। No, but thank you so much for this wisdom, your time, and I have learnt a lot of things today. मुझे भी नई चीज़ों के बारे में पता चला, एंड ये एक नया सरप्राइज था कि 1.5 साल मिलता है कॉमन सब्जेक्ट्स पे और उसके बाद भी आप चूज़ कर सकते हो। करेक्ट। तो एज अ स्टूडेंट अगर ये मुझे मिला होता तो मैं शायद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ना करता, कुछ और करता। बट थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम। मैं ये भी कहना चाहूँगा, प्लक्षा चोज टू कम इन चंडीगढ़। यस। और इसका क्लोजिंग, प्लक्ष जो है, प्लक्ष is the name of the tree from where Saraswati originated. Wow. And Plaksh tree in our scriptures is found in the Shivalik range. तो इसका एक चंडीगढ़ से एक contextual connection भी है। हम जब इसको ढूंढ रहे थे जगह तो हमने कई बार दिल्ली सोचा, कहीं और सोचा, तो ये एक आई फील हमारे लिए भी सौभाग्य है कि हम चंडीगढ़ आए, मोहाली आके यहाँ सेट किया, और एक आई थिंक ट्राई सिटी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपके जो व्यूअर्स लिसनर्स हैं उनको भी आप आइए और एक बार देखिए कि इस सिटी में क्या क्रिएट हो रहा है और क्या बन रहा है। इट विल बी अ रियल ऑनर फॉर अस टू वेलकम यू टू प्लक्षा कैंपस। डू विजिट प्लक्षा यूनिवर्सिटी, और आप विनीत सर से ज़रूर मिले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट थैंक्स अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू।